4 जुलाई 2021 को कब और कैसे पता चला कि पहाड़ की बागडोर आपके हाथों में आने वाली है, और साथ ही ये भी कि मन में पहला विचार क्या आया, ये मौका है या चुनौती? देखिए, मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को अपना प्रणाम करता हूं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आपने जो मुझे पूछा कि कब मुझे पता लगा, मैं सच बताऊं तो ये एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी काम दे दिया जाता है और उसको बताया नहीं जाता है, केवल काम दे दिया जाता है। और ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ कि 4 जुलाई को विधानमंडल दल की बैठक हुई, और विधानमंडल दल की बैठक तक भी मुझे पता नहीं था कि मुझे ये जिम्मेदारी दी जाने वाली है, मुझे ऐसा दायित्व दिया जाने वाला है। मैं विधानमंडल दल के अंदर बैठक में गया, और बैठक में जाकर मैं, चूंकि मेरा थोड़ा स्वभाव संकोची है, मैं थोड़ा ज्यादा आगे आने में या फोटो खिंचवाने में या बोलने में या ज्यादा बोलने में इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं पीछे जाकर बैठ गया था, और अचानक हमारे जो उसके पर्यवेक्षक थे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो पर्यवेक्षक बनकर आए और विधानमंडल दल की बैठक हुई। आधे घंटे के बाद वो एक बार बाहर गए, और बाहर जाने के बाद उन्होंने अंदर आकर कहा कि आज विधानमंडल दल के नेता के लिए एक ही नाम आया है, पुष्कर सिंह धामी का। और तभी मुझे भी पता लगा कि मेरा नाम इसके लिए जो है हाईकमान ने मेरा नाम तय किया है। और मैं उससे पहले न तो किसी पदाधिकारी का, न किसी ऑफिस बियरर का, कहीं से भी कोई मुझे नहीं बताया गया कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाने वाली है। जी सर, 4 जुलाई से अब तक 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कैसा रहा अब तक का ये सफर? नहीं, मैंने तो पहले दिन से तय किया था, जिस दिन मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम मिला, मैंने तय किया था कि एक एक पल और एक एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के सभी भाई बहनों के लिए लगाऊंगा, 1 करोड़ 25 लोगों के लिए लगाऊंगा। और उस काम को मैं पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, इसलिए कभी मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती है। मैं रात तक कभी किसी तनाव में भी नहीं आता हूं, किसी उलझन में भी नहीं आता हूं, क्योंकि मुझे जो काम मिला हुआ है, मैं सोच रहा हूं कि जितना भी जो भी समय मुझे मिला है, आप लोग कहेंगे भी समय कम है, जितना समय मिला है मैंने कोशिश करी है कि उस समय का एक एक पल और एक एक क्षण का उपयोग करूं और अपने उत्तराखंड की जनता को समर्पित करूं। सर, पलायन पहाड़ का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो शुरुआत उसी से करते हैं। त्रिवेंद्र रावत जी ने अपने कार्यकाल में पलायन आयोग का गठन किया था, उसका क्या हुआ, उसका काम कहां तक पहुंचा, और साथ ही साथ पलायन को रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने पलायन के लिए पलायन आयोग यहाँ पर बनाया था, और रिवर्स पलायन पर भी उन्होंने बड़ा काम किया था। और उसका नतीजा हुआ कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के जो अपने गाँव को भूल गए थे, अपने पुराने घरों को भूल गए थे, वो वापस लौटे और उत्तराखंड की मिट्टी से फिर से उनका जुड़ाव हुआ। तो निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम इसमें शुरू किया, और हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने नया कार्यक्रम शुरू किया है, बोधिसत्व, और उसके माध्यम से हम पलायन को कैसे रोकेंगे, यहाँ पर रोजगार कैसे खड़ा करेंगे, ऐसे तमाम विशेषज्ञों का, जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी विशेषज्ञता अपनी हासिल की है, बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने नाम अपना किया है, और एक अलग मुकाम जिन्होंने हासिल किया है, उन सभी को बुला रहे हैं। और अभी हमने पिछले दिनों विचार श्रृंखला इसके लिए प्रारंभ की थी, और कल हम इसमें बहुत सारे लोगों को, आज आपका कार्यक्रम हो रहा है, कल ऐसा कार्यक्रम हमारा जिसमें नीति आयोग के हमारे पीएमओ में जो सलाहकार हैं, ऐसे लोग, हमारे उत्तराखंड के जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी को विचार श्रृंखला के अंतर्गत लाकर हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के लिए जो पलायन है, रोजगार है, या हमारा विकास है, पर्यटन का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, हमारी कृषि बागवानी का क्षेत्र है, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र है, सड़कों का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। बड़ा कठिन भौगोलिक परिस्थिति का हमारा प्रदेश है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आपदा आती है। उन सभी जितने प्रकार की समस्याएं हैं, उसके लिए हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और हमने सारे विभागों को भी ये कहा है कि अपने अगले 10 सालों का एक रोड मैप अपने अपने विभाग का वो हमारे सामने लाएं,
जिससे कि हम आगे आने वाले समय में किस प्रकार से हमें काम करना है, उत्तराखंड को कैसे ले जाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि 2025 जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे उत्तराखंड का, तो उस समय उत्तराखंड हर दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो, उसके लिए हमारी जो है पूरी तैयारी चल रही है। सर, पहाड़ की बेटी हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, और ये बात तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि हर पहाड़ी पहाड़ छोड़ आता है भले ही, लेकिन वो पहाड़ को भूल नहीं पाता, लौटना चाहता है पहाड़ की ओर। और मैं चाहूंगी कि ऐसा हो कि हम देहरादून ऋषिकेश तक ना लौटे, हम अपने गांव लौट पाए। सवाल एक ऐसा ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा हुआ जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का ऐलान किया गया। बहुत से लोग जो आंदोलन कर रहे थे ना, उनकी उम्मीद भरी आंखें खुल गई थी कि वाकई ऐसा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन आज एक बार फिर सत्र की तारीख बदली, तो क्या कोई कंफ्यूजन है या इसको लेकर क्या है आगे? नहीं, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। और गैरसैंण को हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। पहली बार इतने बड़ा हिम्मत का काम किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है। और ये एक निर्णय कोई सामान्य निर्णय नहीं था, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। और गैरसैंण के लिए हमारा बिल्कुल प्लान है। गैरसैंण हमारी भावनाओं का केंद्र है। हम सब चाहते हैं कि गैरसैंण चूंकि एक ऐसा स्थान है जो सबके हृदय स्थल में बसता है, उसके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हम आगे बना रहे हैं। उसको हम उस दिशा में डेवलप करेंगे और जो जरूरी होगा उसको करेंगे। सत्र की तारीख बदलना कोई विषय नहीं है। सत्र की तारीख बदलने का कारण ये है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति जी का भी जो है कार्यक्रम 28 और 29 को यहाँ आ गया है, क्योंकि उसी तिथि में हमने सत्र घोषित किया था। तो इसलिए हमें सत्र की तिथि को आगे बढ़ाना पड़ा है। लेकिन हम सत्र की तिथि आगे जरूर बढ़ी है, लेकिन हमारे मुद्दे वही हैं, हमारा संकल्प वही है। यानी कि संकल्प जो है हमारा विकल्प रहित है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर। सर, आपके संकल्प पर हरीश रावत जी इसी मंच पर आशंका प्रकट करके गए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण पर बीजेपी बरगला रही है, हम सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। वो तो सत्ता में रहे थे आपने उनसे पूछना चाहिए था, वो सत्ता में रहे तो तब उन्होंने वो काम किए नहीं। अब वो दोबारा से कह रहे हैं, जिनको जनता ने देख लिया है उनको। देखिए कोई नया व्यक्ति, मैं कह सकता हूं कि मुझे कम समय दिया, मुझे कम समय मिला, मैं ये रोना कभी नहीं रोता हूं। मैं कहता हूं जितना समय मिला पर्याप्त मिला। और हम हर दिन कोई ना कोई फैसला लेते हैं। हमने पिछले 5-4 महीने में 500 से भी ज्यादा फैसले ले लिए, घोषणाएं नहीं, जो हमने फैसले लिए हैं। इसलिए जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बट इस पर भी वो कह के गए कि वो सारे ऑर्डर कागजों पर ही है, इसी मंच पर कह करके। अब देखिए उन्होंने सब चीजें कागज पर रखी, और उनसे तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। वो तो बोलते हैं कि जो वहां पर इमारत खड़ी की, बिल्डिंग की गैरसैंण में, वो तो हमारी सरकार ने की। हमारी सरकार के बाद तो वहां एक ईंट, एक पत्थर एक्स्ट्रा भी नहीं लगा। उनकी सरकार तो देश में जो है 1947 से लेकर 60 वर्षों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी की सरकार रही और एक ही परिवार का शासन रहा। तो ये उज्ज्वला गैस सिलेंडर की योजना क्यों नहीं आई, आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं आई, स्वच्छ भारत योजना क्यों नहीं आई, किसानों को जन सम्मान निधि क्यों नहीं आई, ऐसे तमाम योजनाएं मैं गिना सकता हूं। पहाड़ के अंदर रेल उनके सरकार में नहीं आई, वो सरकार में आना चाहिए था। अब ठीक है, अब हरीश रावत जी कह रहे हैं तो वो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अब आयु भी उनकी बढ़ गई है, तो मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से। सर, आप एक युवा मुख्यमंत्री हैं और इस प्रदेश के युवाओं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जब आपने सत्ता संभाली तब आपने कहा कि बहुत जल्द हम यहाँ पर 22,000 युवाओं को नौकरी देंगे। वो कहां तक पहुंच पाया है वो लक्ष्य? और साथ ही साथ हरीश रावत इस पर ये कहकर गए हैं कि 3200 नौकरियों का आंकड़ा भी अगर पेश कर दें तो मैं चैलेंज करता हूं। मेरे पास 17,000 का आंकड़ा है जो सरकारी नौकरियां अभी तक मिल चुकी हैं। वो आंकड़ा मैं अभी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सारे दर्शकों को दे दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर 3200 से ज्यादा जो है अगर नौकरियां दी होंगी तो। हमने, हमारे प्रवक्ता जी ने, सरकारी प्रवक्ता जी ने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और 17,000 का आंकड़ा दिया था। वैसे हम चाहते नहीं कि वो संन्यास लें, उनकी जरूरत है हमें तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। सर, डबल इंजन की सरकार को जहां बीजेपी हर मन से ये कहती है कि विकास फिर हर दरवाजे तक पहुंचेगा, उसी डबल इंजन की सरकार पर कांग्रेस, हरीश रावत सभी सवाल उठाते रहे, कहा कि डबल इंजन तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। देखिए, डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं। अब उनको क्या है कि उन्होंने अपने समय में कोई काम किए नहीं,
इसलिए विपक्ष में उनको कुछ बोलना है, लेकिन उत्तराखंड की जनता जानती है, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि डबल इंजन की सरकार में किस तेज गति से काम हुआ है। आज ऑल वेदर रोडें यहाँ पर बन रही हैं, यहाँ पर कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है, केंद्र सरकार की योजना है। इसी के साथ साथ अभी हमारा एम्स का जो ऋषिकेश वाला एम्स है बहुत तेजी से चल रहा है, हजारों लोगों की रोज ओपीडी होती है। इसके साथ साथ कुमाऊं मंडल में भी एक एम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोलने की अभी उन्होंने उसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि वो भी जल्दी खुलने वाला है, वो भी बनेगा। इसी के साथ साथ टनकपुर से बागेश्वर जो हमारी 155 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे, और बहुत सारे लोग तो आज जो है हमारे बीच में भी नहीं रहे संघर्ष करते करते। ये सारे काम धरातल पर उतर रहे हैं, बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में लगातार विकास के एक के बाद एक काम हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। और हमें भी, मुझे भी जितना समय मिला है, मेरा भी यही लक्ष्य है, यही चुनौती है कि जो काम भारत सरकार स्वीकृत कर रही है उनको हम नीचे तक ले जाएं, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि बीते 4 महीने में आपने 400 से अधिक फैसले ले लिए हैं। हम चाहते हैं कि राइजिंग उत्तराखंड के मंच से आप यहाँ मौजूद लोगों को और प्रदेश की जनता को बताएं कि उन बड़े फैसलों में प्रमुख फैसले क्या रहे हैं। 4 बड़े फैसले। देखिए, 4 बड़े फैसलों में मैं कह सकता हूं कि हमने जो है, एक तो जो आपने अभी बताया कि हमने 24,000 जो भर्तियां थी, वो 24,000 भर्तियां हमने करने का निर्णय लिया, और अभी 12,000 से भी ज्यादा पर विज्ञापन और भर्तियां जो उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। इसके साथ साथ हमने कहा था कि पहले दिन हम जो हमारे अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांग कर रहे थे कि हमारा वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए, हमने उनका वेतनमान बढ़ा दिया, 15,000 से हमने 25,000 कर दिया। हमने जो बच्चे हमारे कोरोना काल में जिनके माता पिता में से किसी का भी देहांत हुआ है, तो उन बच्चों के लिए हमने वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूं कि अभी हमने त्रिस्तरीय पंचायतों में काम करने वाले जितने प्रतिनिधि हैं, उन सारे प्रतिनिधियों का हमने वेतनमान बढ़ाया है। हमने स्वास्थ्य विभाग में 207 जांचें, 207 प्रकार की जांचें सीएससी पीएससी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त रूप से कराने का हमने निर्णय लिया है। वो हमारे जो आयुष्मान कार्ड बनते थे, उन आयुष्मान कार्डों को हमने मुफ्त में कराने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों का हमने जो उनका पहले पेंशन जो मिलती थी, वो पेंशन हमने 3100 से 4600 की, 5100 जो मिलती थी उसको 6000 की। उनके पति पत्नी आश्रितों को मिलने वाला जो पेंशन था उसको 6000 किया। उनके आश्रितों को मिलने वाला जो हमारा आश्रितों को मिलने वाला आरक्षण था, उसको भी हमने जो है उनके पति और पत्नी दोनों के लिए कर दिया, नहीं आश्रितों को भी देने की व्यवस्था कर दी। ऐसे बहुत सारे फैसले किए हैं, मैं गिनाऊंगा तो मुझे लगता है आपका सारा सत्र इसी में चला जाएगा, और भी गिना देता हूँ। नहीं ठीक है सर। परिसंपत्तियों का विवाद एक बहुत बड़ा मसला रहा है। परिसंपत्तियों का भी बता देता हूँ सर, उस पर एक सवाल और जोड़ देता हूँ उस पर। कांग्रेस का यह कहना है कि परिसंपत्तियों का विवाद तो आपने सुलझाया, लेकिन यूपी सरकार के सामने आपने सरेंडर कर दिया। देखिए, ऐसा है कि सरेंडर जैसी कोई स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों छोटे भाई और बड़े भाई की स्थिति में है, और ये मुद्दे पिछले कई सालों से चल रहे थे, और कांग्रेस की सरकार में तो वो एक कदम भी नहीं चले। हमारी सरकार ने पिछले 4 सालों से 4.5 सालों में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कई बार उसके लिए मीटिंगें करी, वो कई बार लखनऊ गए, और मैंने उन्हीं सबको जो बिंदु तय थे उन बिंदुओं पर जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैंने चर्चा करी, और मैंने कहा कि आप ये अंक गणित का जो आधार है उसको कुछ भी ले लीजिए, तो लेकिन ये फैसला होना चाहिए। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं समझता हूं कि कई हजारों लोग आज इसको सुन रहे होंगे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे जो परिसंपत्तियों के जो मामले थे जिन पर फैसला होना था, उसमें सबसे बड़ा जो फैसला होना था वो सिंचाई विभाग की जमीनों का होना था। 5700 हेक्टेयर जमीन जो हमारे और उत्तर प्रदेश के बीच में थी, जिसका फैसला नहीं हो पा रहा था, अब ये फैसला हुआ है कि 5700 हेक्टेयर जमीन में से जितनी जमीन की आवश्यकता होगी, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जितनी भी हमारी यहाँ की नहरें हैं, उन नहरों का सिंचाई के लिए उपयोग उत्तर प्रदेश में होता है पानी का, तो उनके जो हेडवर्क्स हैं जहां से वो कंट्रोल होता है कि पानी कितना खोला जाएगा, कितना जाएगा, चूंकि कंट्रोल उन्हीं का होना चाहिए क्योंकि पानी उनको चाहिए, तो इसके लिए उनको कितनी जमीन चाहिए, कितना उनको इसमें मकान चाहिए, 1700 मकान भी हैं। 5700 हेक्टेयर जमीन है, 1700 मकान है। तो उसमें फैसला ये हुआ है कि जो भी उनको आवश्यकता होगी अपने वो जो उनके ये नहरों को संचालित करने के लिए, सिंचाई के लिए
जितनी उनकी आवश्यकता होगी वो उतना ले लेंगे और उसके बाद जितना बचेगा वो सारा का सारा उत्तराखंड का हो जाएगा। एक तो फैसला हुआ ये। दूसरा फैसला हुआ हमारा परिवहन निगम का। परिवहन निगम में हमको 310 करोड़ रुपया वहां से मिलना था। 105 करोड़ की हमारी खाद्य विभाग की पुरानी लायबिलिटी थी जो हमने उत्तर प्रदेश को देनी थी। तो 105 करोड़ रुपया उसमें से कम हो गया और 305 करोड़ में से 310 में से 210 करोड़ रुपए हमको दिए जाने का फैसला हो गया कि हमको तुरंत 210 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार से वन निगम का 90 करोड़ रुपया उनको देना था हमको उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को, तो उन्होंने 90 करोड़ रुपए में से 77 करोड़ रुपया हमको उसी दिन दे दिया। 77 करोड़ का चेक हमको उसी दिन सेम डे जिस दिन फैसला हुआ उसी दिन हमको मिल गया। चेक के माध्यम से उनके एसीएस आए थे, वो मुझे देकर गए। राजस्व परिषद की जितनी जमीनें थी वो राजस्व परिषद की जमीनों पर भी फैसला नहीं हो पा रहा था। उनका कहना था कि फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी है जिसकी जितनी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश से कहते थे कि फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या तो चूंकि हमसे उनकी 24 करोड़ है और हमारी 1 करोड़ 25 लाख है, तो आप स्वयं हिसाब लगाइए कि हमारा फैसला क्या होना चाहिए। लेकिन फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि अब परिसंपत्तियां और देनदारियां 50-50% के आधार पर बांटी जाएंगी, यानी कि आधा उनका होगा आधा हमारा होगा, आधा उनका होगा आधा हमारा होगा। इसी प्रकार से रोडवेज का जो बस अड्डा है किच्छा का, वो सिंचाई विभाग की जमीन में है उत्तर प्रदेश और उस पर दावा करता है, तो वो बस अड्डा हमको मिल गया। 2 बैराज हमारे बड़े महत्वपूर्ण बैराज है। एक भारत नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज जो चंपावत जिले में आता है, काफी पुराना हो गया है, वो महाकाली नदी पर बना है, शारदा नदी पर। उस बैराज का पुनर्निर्माण का काम होना है, तो पुनर्निर्माण का काम होगा और उसको उत्तर प्रदेश करवाएगा, फैसला हो गया। किच्छा का बैराज जो क्षतिग्रस्त हो गया है इस बार की आपदा जो आई थी हमारी 18 और 19 अक्टूबर को, तो वो किच्छा का बैराज भी वो बनाएंगे। इसी प्रकार से जो वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां होती हैं उसके लिए चूंकि परमिशन नहीं मिल रही थी, चूंकि उत्तर प्रदेश का कंट्रोल था, जितने भी हमारे नानक सागर डैम है, हमारा धौरा है, बैगुल डैम है, गंग नहर है, तो सब पर उसी दिन हम दोनों ही मुख्यमंत्री की उपस्थिति में फैसला हुआ कि अब आज से ही जो है वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए कोई भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तराखंड उस पर एनओसी अपनी करके सीधे चलाएगा। देखिए सारे फैसले हो गए। बिजली का जो बिल बकाया था, जो उनके ऑफिस यहां चलते थे जी, उन ऑफिसों का पिछले 21 साल में बिल जमा नहीं हुआ। 60 करोड़ से लगभग ज्यादा राशि थी। उसी बैठक में यह भी फैसला हुआ कि 60 के 60 करोड़ उत्तर प्रदेश हमको दे देगा, यानी कि ऑन द स्पॉट फैसला हो गया। हाँ, ऑन द स्पॉट हुआ सब, सो मोटो। और मैं भगवान का और आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करता हूं। और अलकनंदा होटल जो हरिद्वार में है, वो अलकनंदा होटल भी हमको देने का उस दिन फैसला हो गया है जी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और एक कार्यक्रम होगा, उसमें वो हमको हस्तांतरण हो जाएगा। तो अब आप बताइए, मैं तो जनता के ऊपर छोड़ता हूँ फैसला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने एक शब्द भी अलग नहीं बोला, ये सब रिटर्न में है और ये पहले से चीजें चली आ रही थी, इन सब पर फैसला हुआ है। तो अब उनको भी कुछ कहना है, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। उनके बड़ी बड़ी मनसाएं थी, उनकी अपनी मनसाओं पर कुठाराघात होता हुआ लग रहा है। वो अपने समय में कोई काम नहीं कर पाए, तो अब उनको लग रहा है कि कैसे हो गया, क्या हो गया। आप जानते हैं वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति है। सर अब एक और फैसले की बात करते हैं जो बहुत बड़ा फैसला हुआ, तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। क्या उत्तराखंड में ये कितनी राहत दे पाएगा, क्योंकि चुनाव करीब है, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, ये प्रभावित है क्षेत्र। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा दल दिखाया और देश हित में उन्होंने जो भी निर्णय लिया, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। हमने देश हित के अलावा कुछ नहीं सोचा। हमारी पार्टी हमेशा इस विचार पर चलती है कि देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का जो सिद्धांत है वो हम सब पर लागू होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजनीति के क्षेत्र के इतने बड़े विजनरी वो हैं, उनको सब पता है और उन्होंने जो फैसला लिया है मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर असल में इसी मंच पर हरीश रावत जी कहकर गए कि 5 साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि 3 बार सीएम बदल दिए, और अब जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनसे सवाल करेगी कि पहले वाला चयन गलत था या बाद वाला गलत था, तो क्या जवाब देंगे? उनसे कहिए कि जो चयन अब अच्छा होने वाला है वो चयन सबसे अच्छा है और आगे जो जनता चयन करने वाली है वो भी अच्छा करने वाली है। 5 साल का मिथक कैसे तोड़ पाएंगे?
कि उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है? नहीं, सारे मिथक टूटेंगे, देख रहे हैं आप, सब मिथक टूट रहे हैं, सब इतिहास बदलेगा। अच्छा, एक और सवाल, पुष्कर सिंह धामी कहाँ से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? खटीमा ही आपकी फेवरेट सीट रहेगी या जहां से पार्टी का आदेश होगा? नहीं, देखिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं कोई सीट बदलूं या कहीं और जाऊं। मेरी पार्टी जो मुझे काम देती है मैं वो काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे काम दे रखा है, मैं इस काम को कर रहा हूं। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, तो चुनाव में चूंकि अभी मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री के नाते पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वो करूंगा, लेकिन मेरी कर्म भूमि खटीमा है। थोड़ी बात आम आदमी पार्टी की हो जाए। केजरीवाल जी ने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री की, उसके बाद से आज तक वो सत्ता में बरकरार है। यही दांव उन्होंने यहां भी चला है। ये आपको चुनौती लग रहा है या फिर चुनौती का कोई तोड़ निकाल लिया है, आप लोग भी कुछ फ्री करने वाले हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, दिल्ली में अलग परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड में बहुत स्वाभिमानी लोग रहते हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, और यहाँ पर कोई भी जो है, जो बातें हैं, जो जुमले हैं, उन पर यहाँ की जनता आने वाली नहीं है। यहाँ की जनता थोड़ा बहुत कष्ट सह सकती है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती है। मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि अगला दशक पहाड़ का होगा। कैसे, क्या विजन है उसके लिए? नहीं, उसके पीछे दशक यह है कि यहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, यहाँ का पर्यटन अच्छा होगा, यहाँ की जो हमारी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, ऊर्जा का जो काम है वो तेजी से बढ़ेगा, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, हवाई क्षेत्रों के कनेक्ट में, यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का पलायन रुकेगा, यहाँ की पहाड़ की जवानी और पानी रोककर उसको जो है यहाँ के काम में लाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी इसके लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का निर्देशन है, हम सब लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड का दशक होगा, आने वाला दशक हर प्रकार से उत्तराखंड का दशक होगा। यही आपका प्लान 2025 भी है, जब उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा? नहीं, 25 साल का जब उत्तराखंड होगा तो चिर युवा उत्तराखंड होगा उस समय। अभी हम 21 साल के हुए हैं, जब हम 25 साल के हो जाएंगे तो हर दृष्टि से अपने कंधों पर हम हर प्रकार का भार उठाएंगे, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान उत्तराखंड बने, उसके लिए हमारा रोड मैप तैयार हो रहा है। हम जो है, हमारे जितने भी गांव हैं उनको हाईवे से जोड़ेंगे, इंटरनेट से जोड़ेंगे, हमारी हेली सेवाओं को मजबूत करेंगे, यहाँ के पलायन को रोकेंगे, यहाँ के रोजगार को बढ़ाएंगे, उद्योग धंधों को बढ़ाएंगे। हर प्रकार का जो काम है जो आम जनता के लिए सुलभ होगा, हमारी माताओं बहनों के जीवन में सुधार लाएंगे, आजीविका के तहत काम करने वाली बहनों को और सुविधाएं देंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। उस क्षेत्र में हम लगातार, मैंने पहले ही बताया आपके पूछने से पहले, कि हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें हम सब, आप जैसे विद्वान लोगों का, सभी का जो है उनके विचार ले रहे हैं, और उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़कर जो है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। सर, एकदम आखिरी सवाल, राइजिंग उत्तराखंड के मंच से उत्तराखंड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। तब से लेकर आज तक जितना भी मेरे शरीर में जितनी ताकत है, जितनी मेरी सोच है, जितना मेरा विवेक है, मैंने एक एक क्षण और एक एक पल उत्तराखंड के लिए लगाया है। हमारा भाव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, और उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का उनका विशेष प्रकार का लगाव है, यहाँ से उनका एक जुड़ाव है, व्यक्तिगत जुड़ाव है। उन्होंने हमारे सामने कुछ विजन रखे हैं, कुछ लक्ष्य रखे हैं कि ये दशक जो 20 से 30 का 21वीं सदी का दशक है, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और जब हम सिल्वर जुबली मना रहे होंगे, रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो। उसके लिए जितने भी रोड मैप हैं वो हम तैयार कर रहे हैं। हमारे भाव में जितना भी समय मुझे मिला है, मैंने कोशिश करी है कि अपना भरपूर जो भी मैं दे सकता हूं, और जो बचा हुआ समय है उसमें भी एक एक क्षण और एक एक पल मैं केवल अपने उत्तराखंड की भाई बहनों के लिए लगाऊंगा। 1 करोड़ 25 लाख लोगों के लिए लगाऊंगा। उसमें अपना जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो देने का प्रयास करूंगा। सर, अभी तक के सफर के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया, कहा 26 से 11 हमला सब